और आइए आपको लिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन न जंग थम रही है और न ही दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार हैं। अब लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि तेल, गैस और ऊर्जा ढांचे पर भी पहुंच चुकी है, जहां ड्रोन और मिसाइलें नई रणनीति बन गई हैं। यूक्रेन रूस की आर्थिक ताकत पर चोट कर दबाव बढ़ाना चाहता है, जबकि रूस भी कीव पर लगातार बड़े हमले कर जवाब दे रहा है। आखिर क्या ये बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर किसी समाधान की ओर बढ़ेगा या संघर्ष को और लंबा खींच देगा? ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जंग जारी है। इस दौरान रूस यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों पर बढ़त बनाने में सफल जरूर हुआ है, लेकिन उसे पूरी तरह से झुकाने से बहुत दूर नजर आ रहा है। यूक्रेन भी रूस को रोकने के लिए भीतर तक हमले कर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी अपर्याप्त है। युद्ध जारी रखने के लिए तेल और गैस रूस की सबसे बड़ी ताकत हैं। अब यूक्रेन ने इस क्षेत्र को चोट पहुंचाकर रूस को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने के लिए हाल के दिनों में लंबी दूरी के ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। तेल रिफाइनरियों, ईंधन डिपो और सप्लाई नेटवर्क को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। रूस के कुछ इलाकों में इसके प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। इन इलाकों में पेट्रोल की कमी, लंबी कतारें और अस्थायी बिजली व ईंधन संकट जैसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। क्रीमिया जैसे क्षेत्रों में सप्लाई लाइनें पहले से ही कमजोर हैं, इसलिए यहां अधिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने और यूक्रेन के लिए बेहतर शर्तें हासिल करने के मकसद से रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेनी हमले रूस को रणनीतिक रूप से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर पा रहे हैं। पुतिन भी मान रहे हैं कि यूक्रेनी हमलों से तेल आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन वो अपनी शर्तों में कोई नरमी नहीं दिखा रहे। दबाव की रणनीति सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस भी लगातार अपनाए हुए है। रूस भी यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और सप्लाई लाइनों पर हमला कर रहा है, ताकि उसकी सेना और आम जनता दोनों पर असर पड़े। यानी ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर बन गया है, जहां दोनों देश एक दूसरे की आर्थिक और सप्लाई व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के बढ़ते हमले के जवाब में रूस ने गुरुवार को राजधानी कीव पर कहर बरसाया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। रात भर हुए रूसी हमले में यूक्रेन के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से एक पलाडिन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं रूस ने कई प्रतिष्ठित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कीव शासन पर दबाव बढ़ाना जारी रखेगा। ताजा हमलों के बाद ईयू प्रमुख काजा कलास ने रूस पर प्रतिबंधों को बढ़ाने की मांग की है। इस बीच गुरुवार को पलटवार करते हुए यूक्रेन ने रूस की एक और रिफाइनरी को निशाना बनाया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उद्योग परिसर को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन रूस का दर्द बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं मॉस्को अभी भी युद्ध जारी रखने की क्षमता बनाए हुए है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, सीमा पर अपनी सेना की संख्या सीमित करे और रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र को मान्यता दी जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा अपडेट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि इतना लंबा समय हो गया, लेकिन नई नई रणनीति वहां पर देखने को मिल रही है और अब तो यूक्रेन जो है वो रूस को बड़े जख्म भी दे रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन के ऊपर काफ़ी बड़े हमले भी कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस ताज़ा स्थिति पर? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। कोई शक नहीं कि 1590 दिन हो गए हैं, और जैसे हम लोगों ने पहले भी कई कार्यक्रमों में डिस्कस किया है कि ये पहले वर्ल्ड वॉर 1 से भी लंबा खिंच गया है। कहीं ना कहीं अब रूस को इस बात का एहसास हुआ है कि यूक्रेन के पास जिस प्रकार से ड्रोन आए हैं, जो तकरीबन 300 से लेकर के 700 किलोमीटर तक मॉस्को तक जाकर के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जैसे आपके संवाददाता ठीक कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर अब लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं अब पुतिन इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ, उनके ऊपर दबाव है।
लेकिन जिस प्रकार से रूस लगातार कीव के ऊपर हमला कर रहा है और कीव में जिस प्रकार से मिसाइल्स और ड्रोन के हमले कर रहा है, जैसे जेलेंस्की ने माना कि कोई शक नहीं कि उनके ऊपर तकरीबन 74 मिसाइल 490 ड्रोन का हमला हुआ, जिसके उन्होंने काफी बर्बाद करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी काफी लोग मारे गए, काफी नुकसान, अपार्टमेंट वहां पे बर्बाद हो गए। तो जेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन बातचीत के टेबल पर आए और कहीं ना कहीं इसको समाप्त करने की कोशिश करे, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम हरा करके रहेंगे। पर रूस ने पिछले 4 साल 5 साल से भी लेकर के लुहांस्क में जरूर 98% का इलाका लिया है, लेकिन अगर आप देखें डोनेट्स्क या वो ले, जापोरिजिया ले, आप खेरसोन ले, ये पूरे इसमें 75% से ज्यादा वो इलाका नहीं ले पाए हैं। पूरे यूक्रेन का 20% का इलाका जरूर रूस ने घेरा है, लेकिन जिस प्रकार से जेलेंस्की, आप बार बार कहते हैं कि जेलेंस्की जो है नाटो की सदस्यता लेने में बिल्कुल बहुत उत्सुक है। वो नहीं चाहते, और वो नहीं चाहते कि 20% का इलाका रूस जो कह रहा है कि उनको दे दिया जाए, वो मानते नहीं। तो सर ऐसे में सवाल ये उठता है, सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर कब तक ये युद्ध लंबा खींचेगा। और दूसरा ये कि जो एक अमेरिका का हम इंटरेस्ट देख रहे थे इस युद्ध को रोकने में, लेकिन वो अब इंटरेस्ट अब दिखाई नहीं दे रहा आजकल, क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, पुतिन ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, इसलिए चाहे उसके बाद जरूर उनके और ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुतिन को ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से जेलेंस्की को जिसका उनका जो मनोबल है वो ऊंचा हो रहा है और वो बार बार मैं कहूँ कि एंटी डिफेंस इसके जिस प्रकार से उनको सामान मिल रहा है, तो साफ दर्शाता है कि यूरोप का सपोर्ट जेलेंस्की को है, जेलेंस्की को अमेरिका से सहायता मिल रही है। यही कारण है कि वो जिस प्रकार से पलटवार कर रहे हैं, तो रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रूस के ऊपर दबाव इसका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर पुतिन मान जाए, बातचीत हो, और जिस प्रकार से ईरान और यूएसए के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बातचीत चल रही है, और हो सकता है वहां पर भी सीज फायर हो जाए, उसी माफिक अगर इधर भी सीज फायर हो जाता है तो पूरे विश्व भर में मुझे लगता है शांति बहाल हो सकती है। नहीं तो पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं ऐसे जबरदस्त लड़ाइयां चल रही है, जिससे मुझे नहीं लगता है कि शांति बहाल हो सकती है। इसमें हम सबका नुकसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। भारत का भी अपना पक्ष रहा है, भारत के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी शुरू होनी चाहिए, ये युद्ध का समय नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले